इसे चैनल CATV। अब हम जो है फटाफट कारों का रिवीजन करते हैं। कारों सारी कंपनी पे लगता है, फॉरेन कंपनी पे भी लगता है, बैंकिंग इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी जिसमें PBT पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व 1 करोड़ या उससे कम, बोरोइंग सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ या उससे कम, और टर्नओवर 10 करोड़ या उससे कम नहीं लगता है। कोई भी एक लिमिट को क्रॉस कर दिया लगता है। टर्नओवर में बात करें तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का रिवेन्यू भी आएगा, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का तो आता ही है, शेड्यूल 3 के हिसाब से देखा जाता है। सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगता, 1% कंपनी पे नहीं लगता। बोरोइंग सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों आता है। बोरोइंग में अगर आपने डिफ़ॉल्ट करा है, ठीक है, अगर आप कारों में क्लासीफाई होते हो, बोरोइंग में आपने डिफ़ॉल्ट करा है तो डिफ़ॉल्ट के लिए क्लॉज 8 है जिसमें बताना पड़ता है कि देखो ये टर्म लोन है, बैलेंस शीट पे इतना लोन आउटस्टैंडिंग है, या अपन बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट 10 लाख है, पीरियड इतने पीरियड का डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपने डिबेंचर होल्डर के रिस्पेक्ट में भी पेमेंट नहीं करा है तो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। लेंडर वाइज डिटेल और शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर होगा, वो हम समझ लेंगे। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी पब्लिक की होल्डिंग है, पब्लिक की सब्सिडियरी है, डीम पब्लिक कंपनी है, तो वो इधर फॉलो नहीं होती। सारे रिजर्व आते हैं, ठीक है, रिवैल्यूएशन कैपिटल सारे रिजर्व। अगर हम बात करें प्रॉपर रिकॉर्ड की तो फिक्स्ड एसेट पहला क्लॉज है हमारा, फिक्स्ड एसेट प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, क्वांटिटेटिव डिटेल इतनी क्वांटिटी में है इधर सिचुएटेड है। फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, रेगुलर इंटरवल में करना है, ठीक है, रेगुलर इंटरवल में करना है। कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो बताओ। अगर करा है और मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस करी है तो वो भी आपने उसको डील कैसे किया ये भी आप बताओ। टाइटल डीड अब इधर फिक्स्ड एसेट बोला है, इधर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। टाइटल डीड के रिस्पेक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है या नहीं है, ठीक है। तो इफ़ नॉट, ऑडिटर को फिर डिटेल एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर कंपनी के नाम पे नहीं है, कारण यह है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई होगी। दूसरा कारण यह है कि अगर कंपनी जो टाइटल डीड लॉस्ट हो गई, या तो टाइटल डीड मॉर्टगेज करके रखी है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास मॉर्टगेज करके रखी है, तो कंफर्मेशन ले लो थर्ड पार्टी से क्या तुम्हारे पास है टाइटल डीड, या तो स्टेट रिकॉर्ड से देख लो, पता चल जाएगा। इधर फिक्स्ड एसेट नहीं, इधर इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला है। टाइटल डीड मतलब डीड जिससे एक राइट क्रिएट हो रहा हो। तो टाइटल डीड क्या कंपनी के नाम पे है, नहीं है, तो हमें डिटेल्स देखनी पड़ती है। ये फिक्स्ड एसेट के रिस्पेक्ट में रिकॉर्ड बनाना है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन नहीं करा तो भी बताओ, अगर करा है डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई है तो भी बताओ। मटेरियल डिस्क्रिपेंसी PNL में डिस्क्लोज करो। टाइटल डीड के बारे में बात करी। इन्वेंट्री फिजिकल वेरिफिकेशन रेगुलर इंटरवल पे करना है। मटेरियल आइटम का वंस इन ईयर करना है। अब डिस्क्रिपेंसी दिख रही है वेरिफिकेशन में तो प्रॉपर्ली डील करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो चेक करो क्या प्रॉपर्टी बुक्स ऑफ अकाउंट में डील करा है। और रिपोर्टिंग है कि लोन गिवन बाय कंपनी, पहला फिक्स्ड एसेट है, दूसरा इन्वेंट्री है, तीसरा कंपनी ने लोन दिया है। अब लोन दिया है तो ओपनिंग लोन आउटस्टैंडिंग है, इस साल भी लोन दिया है। कुछ लोन जो है स्क्वायर्ड अप भी हो जाते हैं, वो सारे के सारे लोन इधर कवर नहीं होते हैं। वो B और C पॉइंट में तीनों लोन कवर होते हैं। बाकी तो जनरली टर्म्स एंड कंडीशन अगर हमको देखना है तो लोन जो इस साल दिए गए हैं वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे दिए गए हैं, वो प्री जुडिशियल तो नहीं है, कंपनी के अगेंस्ट में तो नहीं है, रेट मार्केट रेट है उससे कम तो नहीं है। फिर अब आती है B और C पॉइंट, उसमें रिकवरी की बात करते हो, रिकवरी में सारे लोन कवर है। अब बात करें इधर कि जब रिपेमेंट होता है, सबसे पहले लोन दिया है, टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड है तो रिपेमेंट रेगुलर है, नहीं है रिपेमेंट रेगुलर तो ओवरड्यू हो रहा है 90 डेज से ज़्यादा तो रिपोर्ट कर दो, ठीक है। तो रिपेमेंट शेड्यूल है, रिपेमेंट है रेगुलर, नहीं है 90 डेज से ज़्यादा रिपोर्ट कर दो। शेड्यूल ही नहीं है, स्टिपुलेटेड ही नहीं है, तो आप रेगुलरिटी कैसे पता करोगे? रेगुलरिटी तो तब पता कर पाएंगे जब हमको बताओगे कब पेमेंट आना है। तो कैसे पता कर पाओगे? नहीं पता कर पाओगे
और ऐसे केस में नॉन स्टेबुलेशन के केस में फैक्ट बताए रिपोर्ट में कि वो अनेबल है, वो कमेंट नहीं कर सकता रेगुलरिटी के ऊपर। फिर आती बात लोन टू डायरेक्टर। डायरेक्टर को लोन दे रहे हैं, कंपनी इन्वेस्टमेंट करी है, 185-186 फॉलो करना है, नहीं कर रहे हो बताओ। हमने 185-186 में पढ़ा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो प्रिवेलिंग यील्ड, जीसेक की इफेक्टिव यील्ड, जीसेक की प्रिवेलिंग यील्ड, जो भी लोन दे रहे हैं उस लोन के टेन्योर के पास जो भी जीसेक की यील्ड है उस यील्ड से कम का नहीं होना चाहिए। अगर कम का है तो रिपोर्ट करो। 185-186 में भी पढ़ा है कि हमें तो डिटेल्स ऑब्टेन करनी पड़ेगी ना, ऑडिटर को डिटेल्स ऑब्टेन करनी पड़ेगी कि जो भी लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है 185-186 में कंपनी से डिटेल लो, ऑब्टेन करो डिटेल, ठीक है। फिर आती बात डिपॉजिट के रिस्पेक्ट में, एक्सेप्ट करा है डिपॉजिट, डायरेक्टिव्स कंप्लाई करे क्या, 73 से 76 कंप्लाई करा है क्या, ऑर्डर कंप्लाई करा है क्या, नहीं कंप्लाई करा है बताओ। लोन 186 का है, 186 के लोन में डिफ़ॉल्ट है, रेट कम चार्ज किया है, तो किसको लोन दिया, कितना अमाउंट दिया है, बैलेंस क्या है उसका, ठीक है। तो किसको लोन दिया, कितना अमाउंट है, उसका बैलेंस क्या है। बाकी अदर केस में किसको लोन दिया है, किसका कितना अमाउंट है, बैलेंस क्या है। कॉस्ट रिकॉर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने का, तो रिकॉर्ड्स जो है मेड एंड मेंटेन है कि नहीं है, ठीक है। तो ऑडिट प्रोसीजर क्या है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ले लो, बुक्स देख लो, जनरल रिव्यू कर लो, पता कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है मैनेजमेंट से ले लो। ऑडिटर को तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, भले ही कॉस्ट ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर कॉस्ट रिकॉर्ड का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है तो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओ। स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात है, 7th वाला पॉइंट, रेगुलर है कि नहीं है, पे करते हो टाइम पे कि नहीं पे करते हो। नहीं पे करते हो तो अगर 6 महीने से ज़्यादा है, बैलेंस शीट डेट पे 6 महीने से ज़्यादा ड्यूज है तो रिपोर्ट करो। स्टैट्यूटरी पेबल में इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट डिविडेंड के इंटरेस्ट पेनल्टी सब आता है, ठीक है। और स्टैट्यूटरी ड्यूज है तो अदर लॉज, क्या अदर लॉज भी देखने, हाँ 250 यही बोलता है, ऐसे 250 कि ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ता है रिगार्डिंग की लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लाई करे कि नहीं करे, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है। किसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट है, मटेरियल अमाउंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट, इसका डायरेक्ट इफेक्ट है मटेरियल अमाउंट, इसका डायरेक्ट इफेक्ट है इन डिस्क्लोजर। तो हमको उन लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस देखना है, हमको सारे लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस देखना है, ड्यू डेट पे इनका पेमेंट करना है। 6 महीने से ज़्यादा है तो रिपोर्ट कर देंगे। रिप्रेजेंटेशन लो, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लो कि अच्छा पेमेंट करा है टाइम पे, अच्छा डिस्प्यूटेड है, अच्छा 6 महीने से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, क्या इन्फॉर्मेशन आपने सब सही दी है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो। डिस्प्यूटेड है तो कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, किस फोरम में पेंडिंग है। शो कॉज नोटिस पे रिप्लाई करना डिस्प्यूट नहीं होता, शो कॉज नोटिस पे रिप्लाई करना डिस्प्यूट नहीं होता। किधर पेंडिंग है तो ये आपको बताना पड़ता है। आउटकम ऑफ डिस्प्यूट से भी लेना देना नहीं है। अगर आपने डिस्प्यूट किया तो बताना पड़ेगा कि किस लॉ के तहत कितने अमाउंट का डिस्प्यूट है, किस साल का डिस्प्यूट है, वो किधर पेंडिंग है, किस लॉ का, किस अमाउंट का, किस साल का, किस जगह पे पेंडिंग है। आती बात रिपेमेंट ऑफ लोन की। रिपेमेंट ऑफ लोन, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट करा है रिपेमेंट में, अब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, डिवेंचर होल्डर, किसी भी लोन लिया हो, रिपेमेंट में डिफॉल्ट करा है, कितने पीरियड का, कितना अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट है, इंडिविजुअल से बोरोइंग ली है तो भी बताना पड़ेगा। पर अगर डिवेंचर होल्डर के अलावा किससे भी बोरोइंग ली है, डिफॉल्ट करा है, लैंडर वाइज डिटेल बताओ, किस किस से लोन लिया है, किस किस को पे नहीं करा है, हमको बताओ। डिवेंचर होल्डर में तो हज़ारों से लेते हैं, उनको उसमें लैंडर वाइज डिटेल नहीं। शेड्यूल 3 में भी डिस्क्लोजर जाता है कि रिपेमेंट के टर्म्स क्या थे, डिफ़ॉल्ट का पीरियड क्या है, कितने अमाउंट का डिफ़ॉल्ट किया। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है, कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है रिपेमेंट ऑफ, डिफ़ॉल्ट मतलब कि तुम टाइम पे नहीं कर रहे हो और ये आउटस्टैंडिंग भी है ईयर एंड में, भले ही ईयर एंड के बाद आपने पे कर जाए, ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग है मतलब डिफ़ॉल्ट है। रीशेड्यूलमेंट लोन करवाने का, रीस्ट्रक्चरिंग लोन करवाने का, इसका मतलब ये नहीं है कि डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, फिर भी माना तो जाएगा कि डिफ़ॉल्ट हुआ है, भले तुम रीशेड्यूलमेंट करके बच नहीं सकते। आईपीओ से पैसा रेस कर रहे हो, फर्दर पब्लिक ऑफर से पैसा रेस कर रहे हो, या तो बोल रहे टर्म लोन से पैसा रेस कर रहे हो, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से पैसा रेस कर रहे हो, पर्पस के लिए अप्लाई कर लो, क्या करा है, क्या नहीं करा है तो रिपोर्ट करो।
नहीं करा है तो, अगर तुमने बाद में करा है, डिले करा है, रिपोर्ट करो, नहीं करा है तो रिपोर्ट करो। लोन लिया, फंड रेस करा, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं क्योंकि प्रोजेक्ट बाद में चालू हो रहा है, पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं हुआ। डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खरीदा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के लिए कार खरीद ली, तो ये तो डिफॉल्ट ही कर दिया, रिपोर्ट करो। अगर आप डिले करते हो तो डिले के फैक्ट्स बताओ कि यार प्रोजेक्ट बाद में चालू हो रहा है, बारिश आ रही है, अभी दूसरी जगह करा है, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट कहीं और करा है, अल्टीमेटली उधर ही हम यूटिलाइज करने वाले हैं, ये सब चीज़ें बताओ। रिपोर्टिंग की बात है, फ्रॉड, 10वां क्लॉज फ्रॉड, ठीक है। कंपनी ने करा है, कंपनी पे हुआ है तो घर के ही लोग थे, ऑफिसर एम्प्लॉय। अगर फ्रॉड नोटिस रिपोर्टेड है, अगर नोटिस और रिपोर्टेड है ड्यूरिंग द ईयर, तो नेचर एंड अमाउंट बताओ, क्या नेचर है फ्रॉड का, क्या अमाउंट है फ्रॉड का, बताओ। फ्रॉड नोटिस या रिपोर्टेड है, मैंने नोटिस किया या किसी दूसरे ने रिपोर्ट कर दिया था अपने ऑडिट के दौरान, आपको बताना पड़ेगा। इधर फ्रॉड फाइनेंशियल फ्रॉड है भैया, ठीक है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड में दिक्कत है तो नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड है, इधर नहीं आएगा। जैसे कि फ्रॉड रिपोर्ट हुआ कॉस्ट ऑडिट करने के दौरान, फ्रॉड रिपोर्ट हुआ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के दौरान, कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट करने के दौरान, या फ्रॉड रिपोर्ट करा है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने तो नोटिस नहीं करा था, फिर भी 310 लग जाएगा, 143 में डालने की जरूरत नहीं है। एनपीओ में फ्रॉड हुआ है, एनपीओ के ऑफिसर ने एनपीओ में फ्रॉड किया है, रिपोर्टेबल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 8 पे तो वैसे भी नहीं लगता है कारो, तो रिपोर्टेबल नहीं है। फ्रॉड के चक्कर में रिपोर्ट मत कर देना। मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन की बात आ रही है, क्या मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन पे करा है, अप्रूवल लिया है, 197 को फॉलो करा है, नहीं करा है तो बताओ कितना अमाउंट तुमने पे करा, 197 का कंप्लायंस नहीं करा, रिफंड ले लो। किसको पे करा उसका नाम नहीं जाता, पर रेम्यूनरेशन तो रिफंड करवाओ क्योंकि अप्रूवल नहीं लिया। क्या कंपनी ने स्टेप लिए हैं रिकवरी करने के, लिखो, बताओ। निधि कंपनी, नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट रेशियो 1:20, एक नेट ऑन फंड है, डिपॉजिट 20 का हो सकता है। नेट ओन्ड फंड, ओन्ड इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस नहीं आएगा, रिजर्व आएगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कटेगा, इंटेंजिबल एसेट कटेगा। निधि कंपनी डिपॉजिट ले सकती है, डिपॉजिट टेकिंग कंपनी भी हो सकती है, पर जो है इन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो कर सकती है। ये सारी डिपॉजिट को डिपॉजिट लायबिलिटी बोलते हैं। ऑडिटर को क्या है, नेट ऑन फंड का कंप्यूटेशन चेक करना, निधि रूल कंप्लाई कर रही कि नहीं कर रही, डिपॉजिट को जो है प्रॉपर कंप्यूट करा कि नहीं करा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो कर रहे हो 177 178 का कंप्लायंस कर रहे हो, डिस्क्लोजर कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि सेपरेट डिस्क्लोजर जाता है नोट्स में, जो नोट्स अकाउंट के ही पार्ट होते हैं वो बताते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। प्राइवेट प्लेसमेंट की बात, प्राइवेट प्लेसमेंट करा है, राइट शेयर इशू करे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट करा है, तो ऐसे केस में सेक्शन 42 का कंप्लायंस करा है कि नहीं करा है, अमाउंट जो भी रेज हुआ है वो क्या पर्पसफुली यूटिलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो बताओ। नॉन कैश ट्रांजैक्शन की बात आती है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, कंपनी एंटर हुई है नॉन कैश ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर के साथ या डायरेक्टर से कनेक्टेड पर्सन के साथ, 192 का कंप्लायंस करना है, और डायरेक्टर में डायरेक्टर ऑफ कैश, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडियरी, होल्डिंग सब आता है। ट्रांजैक्शन के लिए जनरल मीटिंग में ओआर पास करना पड़ता है, क्या ओआर पास किया। ट्रांजैक्शन जब करते हो तो उस मीटिंग के नोटिस में आपको अरेंजमेंट बताना पड़ता है, ये अरेंजमेंट में डायरेक्टर या कनेक्टेड पर्सन के साथ कर रहा हूँ, कनेक्टेड पर्सन में क्या आएगा, सन, रिलेटिव, ये सब आएंगे, ये इतनी वैल्यू है, इस असेट की वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू जो है वैल्यूअर वैल्यू करेगा, ये वैल्यू ऑफ असेट का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। कॉन्ट्रावेंशन किया है, कारों में रिपोर्ट करो, और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। कल को कोई से नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुए, कंप्लायंस नहीं हुआ, कंपनी को पता चला, फिर भी कंपनी की इच्छा पे, चलो वॉइडेबल है, कंपनी की इच्छा पे क्या करना कंपनी को, क्या कंपनी को जरूरत है रजिस्ट्रेशन लेने की, कि क्या रजिस्ट्रेशन लिया है, क्योंकि एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, बिजनेस कैरी करना है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये तब जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी तुम्हारी प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो सारे क्लॉज मेमोरी टेक्निक, फिल द कॉस्ट रिकॉर्ड ड्यूली,
fill the cost record duly, repayment publicly, fill rum glass with real pani, RBI. Fixed asset inventory, FI, loan to related party, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स, ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है, ठीक है। 7 स्टैट्यूटरी ड्यू है, 6 कॉस्ट रिकॉर्ड है, रीपेमेंट ऑफ लोन है। तो फिल, पहले मैं निमोनिक से चलता हूँ। फिल फिक्स एसेट इन्वेंट्री, लोन टू रिलेटेड पार्टी, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। फिल दी डिपॉजिट एक्सेप्टेंस, कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट रिकॉर्ड्स ड्यूली, ड्यूज, रीपेमेंट ऑफ लोन, पब्लिकली, पब्लिक ऑफर से पैसा रेज करा है, IPO। फिल फ्रॉड आ गया, रेम्यूनरेशन आ गया। फिल द रम ग्लास, आर से रेम्यूनरेशन, निधि कंपनी, रम ग्लास इन नारियल पानी, तो निधि कंपनी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, प्राइवेट प्लेसमेंट, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, RBI। तो क्या बोले, RBI है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन हमको पता है, ठीक है। या तो ऐसा है कि सिर्फ RNRB याद रख लो, रेम्यूनरेशन, एन से निधि कंपनी, आर से क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, एन से नॉन कैश ट्रांजेक्शन, रेम्यूनरेशन निधि कंपनी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, रेम्यूनरेशन निधि कंपनी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, RNRP, RBI तो पता है, रेम्यूनरेशन चलो ठीक है, हमने तो ये याद कर लिया, ये तो हमने देख लिया। नॉन कैश ट्रांजेक्शन और RBI तो हमको पता है। फ्रॉड पता है, IPO अगर समझने का है तो ये 8 और 9, 8 पेमेंट का है, R लेने का है, 8 पेमेंट का है, R लेने का है, 8 पेमेंट का है, R लेने का है, 8 तो पेमेंट का है, 3 और 4 तो देने का है, लोन रिलेटेड पार्टी को, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। फिल लोन रिलेटेड पार्टी को जा रहा है, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, इसके बाद आता है, याद रखना, 2 देना फिर 1 लेना, फिर 1 देना और 1 लेना। छठा कॉस्ट रिकॉर्ड सबको याद है, 7वां स्टैट्यूटरी ड्यूज याद है, फ्रॉड याद है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन और RBI वाला याद है। इस तरीके से 16 क्लॉज होते हैं। PSU का जब देखते हैं तो 3 और 15, 7 और 9 10 11, 3 और 15 जो है ये 3 PSU के केस में 3, फिर आता है 15 नॉन कैश ट्रांजेक्शन, 7 और 9 10 11 ये सब देखा जाता है। 7 तो स्टैट्यूटरी ड्यूज है, 8 देना रीपेमेंट, लोन IPO से पैसा रेस करना, 9 लेना, 10 फ्रॉड, 10 क्या है सॉरी, हाँ 10 फ्रॉड, 7 और 9 10 11। एंड फ्रॉड के बाद, फ्रॉड से FR याद करो, या RNRP है, और रेम्यूनरेशन है, निधि कंपनी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, और P से प्राइवेट प्लेसमेंट है, ठीक है। इस तरीके से कारो ख़त्म करते हैं।